धावित अपने घर आता है। तब तक रात हो गई थी तो भावना अपने कमरे में आराम कर रही थी। प्रेगनेंसी में तो होता ही है कि औरत ज्यादा चलने से थक जाती है। प्रेगनेंसी में तो कभी चिड़चिड़ा टाइप की हो जाती है तो कभी उतनी ही जल्दी खुश हो जाती है। लेकिन सामने वाले को क्या पता उस वक्त माँ पर क्या गुजरती है जब वो 9 महीने की इस दर्द और तकलीफ से गुजरती है। भावना लेटी हुई थी तो धावित धीरे कदमों से उसके पास आ गया। भावना ने बिना आँख खोले ही बोला, तुम हर बार कैसे पहचान जाती हो कि मैं आ गया हूँ जबकि मैं कोई आवाज नहीं करता हूँ। धावत शिकायती लहजे में बोला, क्योंकि मैं आपके कदमों की आवाज से, आपकी दिल धड़कने की आवाज से पहचान जाती हूँ कि आप आ गए। आप भले ही कोई आवाज ना करे लेकिन कदमों को तो रोक नहीं सकते हैं ना। भावना उठते हुए बोलती है, अच्छा जी, तो मैं कहीं भी रहूं या जाऊं तो पता चल जाएगा आपको। धावित ने भावनाओं को बैठने में मदद करते हुए बोला, आप कहीं से भी आइएगा तो मैं जान जाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़िए, आप इतनी हड़बड़ी में गौशाला गए थे, क्या हुआ? भावना ने सवाल पूछा। हाँ वो कुछ नहीं, वो बस गाय ठीक से चारा नहीं खा रही थी इसलिए जाना पड़ा। धावित साफ झूठ बोल रहा था। वो नहीं चाहता था कि भावना कोई टेंशन ले जिससे उसे परेशानी ना हो, क्योंकि वो कुछ भी बुरा खबर पता चलता तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती थी, तो वो उसे सच्चाई नहीं बता सकता था। वो अपनी पत्नी और बच्ची के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन भावना इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई थी तो उसने घूर के धावित की तरफ देखा, क्योंकि धावित कभी भी उससे झूठ नहीं बोलता था और उसकी आदत थी कि वो जब भी झूठ बोलता था तो उसका पैर और आँख उसका साथ नहीं देता था, जिससे उसकी झूठ पकड़ा जाता था। झूठ बोलते वक्त उसके पैर हिलते रहते थे और आंखें इधर उधर देखती रहती थी। कभी भी जब झूठ बोलता अपनी आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता था। भावना समझ गई कि धावित झूठ बोल रहा है, लेकिन वो फिर भी चुप ही रहना सही समझी, क्योंकि मर्द को जितना फ्री माइंड रख सकते हैं उतना ही अच्छा होता है। अगर किसी चीज कर लिए बार बार उससे टोकते रहेंगे जिससे वो इरिटेट हो जाता है, उससे घर में क्लेश हो जाता है। भावना ने उससे बोला, चलिए आपको भूख लगी होगी, पहले आप खाना खा लीजिए तब हम बात करेंगे। हाँ भूख तो बहुत जोरों से लगी है, जिसके कारण पेट में चूहे कूद रहे हैं। धावित पेट पर हाथ रखते हुए बोला, मैं खाना लगाती हूँ, आप चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए। भावना ने बेड से उतरते हुए बोला, आप नहीं, किचन जाइएगा, मैं खुद खाना ले लूँगा। धावित ने उसे ते हुए बोला। भावना कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी। वो उठ के किचन की तरफ जाने लगी। बाहर बारिश, तूफान आदि बहुत जोर शोर से अपनी चरम पर था। जब भावना किचन में गई तो जल्दी जल्दी किचन की खिड़की लगा दी। फिर उसने दावत को बुला के खाना खिलाने लगी। बाहर हल्का सा बारिश हुई और फिर बंद हो गई थी, जिससे बाहर मिट्टी भीगने से सीधी सौंधी सी महक वातावरण में घुल गई थी, जिससे भावना को अच्छा फील हो रहा था। वो धावित को खाना खिला के बर्तन रखने चली गई। जब वो उधर से आई तो उसने धावित को बोला, कितना अच्छा मौसम है ना, देखिए ना, इस मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, चलिए थोड़ा बाहर घूम आए। भावना ने चहकते हुए बोला, पर उसे क्या पता था कि उसके जीवन में अभी जो एक खुशी के पल थे वो जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। जेल में प्रकाश तड़प रहा था कि कैसे वो धावित और उसके दोस्तों को बर्बाद करे। तभी एक हवलदार आता है और बोलता है, प्रकाश तुम्हारी बेल हो गई है, तुम जा सकते हो। किसने मेरा बेल करवाया? प्रकाश ने हैरत से पूछा। मैंने। और किसने? एक आदमी कड़क आवाज में बोलता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे देख के उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि हंसा ही था। वो प्रकाश के पास जाता है और खुश होते हुए गले से लगा लेता है और बोलता है, तुम जितने दिन अंदर थे तुम्हारे बेटे ने मेरा काम किया। लेकिन हंसा इतना बोल के चुप हो जाता है। लेकिन क्या? क्या हुआ? क्या कर दिया काली ने? प्रकाश ने हैरत में होके पूछा। वो कुछ नहीं किया, लेकिन वो मारा गया। क्या? किसने मारा मेरे बेटे को? जब तक उसके पूरे खानदान को न मिटा दूं तब तक मैं एक आंसू नहीं बहाऊंगा। प्रकाश गुस्से में बोलता है, वो तुम्हारे भाई के कारण मारा गया। हंसा ने बोला, क्या? वो कैसे मर सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे को कैसे ये कर सकता है? हंसा ने बोला, वो गांव में जब से गौशाला खोला है तब से हमारा धंधा बंद जैसा हो गया था, तो हमने कुछ किया जिससे उसका भी धंधा बंद हो जाए।
क्या किया? प्रकाश ने गुस्से से बोला। हमने उसकी गाय को जहर दे देने का प्लान बनाया। हमने सोचा कि जहर देने के बाद सभी गायों की मौत हो जाएगी, जिससे तुम्हारे भाई और उसके साथी का बहुत बदनामी होगा, जिससे उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन उल्टा हो गया। जहर देते वक्त काली को उस गौशाला के मक्खन ने देख लिया था, तो उसे रास्ते से हटाना पड़ा। जब पुलिस ने जांच हड़ताल की तो उसमें काली का नाम आ गया। फ्लैशबैक। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। काली ने अपने आदमियों को बोला, भाई हमने तो जहर मिला दिया, अब जो होगा देख के मजा लिया जाएगा। हाँ, उसने मेरे पापा को अंदर करवाए ना। अब देखो धवेश चाचा, तुम्हारा क्या हाल करता हूँ मैं। सभी लोग ठहाके मार के हंसने लगे, पर पीछे से एक आदमी का आवाज आया, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? सभी लोग चुप हो गए, लेकिन काली ने बोला, अब तुम जब मुझे देख ही चुके हो तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि मैंने चारे में जहर मिला दिया है। क्या? इससे जहर से तो गाय माता की मौत हो जाएगी, तुम लोग को पाप लगेगा, ऐसा ना मत करो। माखन ने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे पापा को उसने अंदर करवाए ना, तो उसकी ये सजा है। काली ने हंसते हुए बोला, और पापा और मुझे पाप और पुण्य की चिंता नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काली ने बोला, मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चारे में जहर मिलाया है। माखन ने जाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये सच जानने के बाद तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूंगा? हाँ। काली ने हंसते हुए बोला। तभी बाहर से किसी आदमी ने आवाज देते हुए बोला, माखन, अरे माखन कहाँ हो? चारे का वक्त हो गया है, अभी तक गायों को चारा नहीं दिए हो। वो आदमी बोला, पर कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने खुद ही सभी चारा मिलाकर गायों को दे दिया। किसी ने माखन के मुंह बंद कर रखा था, जिससे माखन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो काली ने उसके कान के पास धीमी आवाज में बोला, तुम यहीं से धावित को बर्बाद होते हुए देखो। हाँ 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 हाँ। माखन बोलने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो चारा गायों तक पहुंच नहीं पाए, पर वो मुंह बंद होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर के बाद सभी चारे गायों के पास पहुंच चुके थे। सभी ने खाना भी शुरू कर दिया। अभी गायों ने पूरा चारा खत्म ही नहीं किया था कि सभी के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। काली अब खुश था, तो उसने माखन को छोड़ दिया। वो सोचा अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके पकड़ से छूटते ही वो भागने लगा, जिससे काली को गुस्सा आया और एक डंडा उसके माथे के पीछे दे मारा। वो बेहोश हो गया, तो उसने गौशाला के पीछे ले जाकर उसका गला काट दिया और बोला, अलविदा। माखन को मार के भाग गया और फिर वो हंसा के पास गया। वहां जाकर उसने सारी बात हंसा को बता दी। हंसा बोला, मैंने तो सिर्फ तुम्हें जहर मिलाने के लिए बोला था, किसी को मारने के लिए नहीं। काली में क्या करता, वो सामने आ गया था, उसने सब देख भी लिया। उसे जिंदा छोड़ने का मतलब था मौत को दावत देना। हंसा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब क्या होगा उसका परिणाम तुम्हें पता है। काली, जो होगा देखा जाएगा। हंसा, पुलिस आई फिर पता लग जाएगा कि किसने मारा है। काली, देख लेंगे पुलिस को भी, क्या कर लेगा वो हमारा। वैसे आपके भाई तो मिनिस्टर हैं, वो इस बात को यूं चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। हंसा, क्या देखेगा तू, कानून से तो अच्छे अच्छे क्रिमिनल डरते हैं, हम या तुम क्या चीज़ हो। और मेरा भाई भले मिनिस्टर है, लेकिन वो इस काम में मेरा साथ कभी भी नहीं देगा। अब क्या करे। तो काली को अब थोड़ा डर लगा। कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, तब तक कुछ सोचते हैं। हंसा ने कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है भाव। काली ने बोला। जब काली वहां से चला गया तो हंसा ने अपने मिनिस्टर भाई को फोन किया और बोला, भाई एक मुसीबत आ गई है, एक प्रकाश का बेटा काली ने एक आदमी को खून कर दिया है। मिनिस्टर भवन ने बोला, खून कर दिया? कानून से तो हम जैसे नेता भी डरते हैं। उसे तुम खत्म कर दो और ऐसी जगह भेज दो कि कोई भी नहीं जान पाए। भैया हम ऐसा करेंगे तो प्रकाश को क्या बोलेंगे? हनुमान ने बोला, उसे बोल देना कि पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है और सब उसके भाई की वजह से हुआ। मोहन ने राजनीतिक खेल खेला। ठीक है भाई, आप जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं। हंसा ने बोला। फिर वो कॉल कट के काली को फोन करता है और बोलता है, काली, वो अंधेरी के पास वाला एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, वहां जाओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। उधर से काली की आवाज आती है, पर भाऊ, आपने तो बोला था कि अंडरग्राउंड हो जाओ,
तो फिर इतनी जल्दी कैसे? काली को हंसा ने मारा। ये बात छोड़कर प्रकाश को सभी बता दिया गया। वो दोनों भाई में दुश्मनी पैदा करवाना चाहता था। शायद वो कामयाब भी हो गया था। प्रकाश गुस्से में जेल से निकल गया और सीधे गौशाला पहुंच गया। वहां देखा कि आज वहां की देखभाल आकिश कर रहा है। उसने चुपके से किचन में जाकर सभी के खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी। सभी जब खाना खाकर सोने गए तो सभी बेहोशी की हालत में चले गए। फिर चुपके से उसने गौशाला में गया। पहले सभी को उसने चेक किया कि कोई ऐसा तो नहीं जो कि खाना नहीं खाया हो और वो अभी भी होश में हो। लेकिन जब कोई नहीं जगा तो उसने पूरे गौशाला में पेट्रोल छिड़क दिया। फिर अपना लाइटर जला के फेंक दिया, जिससे आग ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जिस समय आग लगाई गई तब धावित और भावना आंगन में टहल रहे थे, तो उसकी नज़र गौशाला की तरफ गई तो उसने देखा कि वहां तो आग लगी है। आग देख के तो धावित हड़बड़ा गया, लेकिन भावना को घर के अंदर भेज के वो गौशाला की तरफ भागा। तब तक बहुत से लोगों ने आग को बुझाने के लिए पानी फेंकना शुरू कर दिया था, लेकिन जितना ही लोग पानी फेंकते थे इतना ही आग ज्यादा भड़कती थी। गांव की बहुत औरत भी वहां आ गई। कुएं से पानी निकालती थी तो कोई चापाकल चला के दे रहा था, पर आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंदर जो लोग थे उनको भी थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। बचाओ बचाओ, अभी अंदर फंसे लोग चिल्ला रहे थे, पर आग तो बुझ ही नहीं रही थी। तो धावित भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फायर फोर्स को बुलाया गया, लेकिन वो कहीं कच्ची सड़क पर उसका टायर फंस गया था। वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पूरी रात पानी फेंकने के बाद कुछ आग काबू में आई थी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत से लोग जल के मर चुके थे। आकिश की माँ दौड़ती हुई आई और अपने बेटे को खोजने लगी। आकिश जल चुका था, पर थोड़ी सी सांस चल रही थी। वो बोलना चाह रहा था पर कुछ नहीं बोल पा रहा था। माँ माँ इतना ही बोल पा रहा था। फिर उसकी माँ और धावित, अविनाश और हतीश तीनों जाकर वहां उसको निकालने लगे, क्योंकि वो किसी भरी सी चीज से दबा हुआ था। धावित उसको निकाल के सोचा कि गोद में ले लेगा, लेकिन उसकी माँ ने झटके से उसे एक तरफ धकेल दिया। दूर रहो मेरे बेटे से, ये सब तुम्हारा किया धरा है, उसकी माँ ने चिल्लाते ही बोला। माँ मैंने कुछ नहीं किया, धावित अपनी सफाई देते हुए बोला। उसकी माँ कुछ बोलती उससे पहले ही आकिश कुछ बोला, लेकिन उसकी माँ को कुछ सुनाई नहीं दिया। तो उसने अपने कान आकिश के मुंह के पास किया। वो बोला, माँ ये सब धावित ने। इतना बोलकर उसका साथ छोड़ दिया। ये सुनने के बाद उसकी माँ ने रोते हुए बोलने लगी, ये सब धावित ने किया है, इसको भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी माँ रोती हुई बोल रही थी। दरअसल आकिश ये बोलना चाह रहा था कि ये सब धावित ने नहीं किया, ये सब उसका भाई प्रकाश ने किया है, क्योंकि वो देख लिया था कि आग उसी ने लगाई है। आकिश ने गौशाला के खाना जो बना था वो नहीं खाया था। उसका खाना कल उसके घर से आया था, तो वो बेहोश नहीं हुआ था। जब प्रकाश ने चेक किया था तो वो होश में था, लेकिन जब उसने देखा कि वो होश नहीं हुआ था। जब प्रकाश ने चेक किया था तो वो होश में था, लेकिन जब उसने देखा कि वो सब जग के देख रहा है तो कोई भी जग नहीं रहा है, तो वो भी बेहोश होने का नाटक करने लगा। फिर उसने देखा कि वो लाइटर जला के गौशाला में फेंक दिया है। तो उसने कोशिश की कि सभी उठ जाए, पर वो विफल हो गया। सभी गांव वालों ने जब ये सुना कि ये सब धावित ने किया है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। सभी ने गंदी गंदी गालियां देने लगे। सभी उसे और उसकी बीवी बच्चों को कोसने लगे। कुछ देर के बाद पुलिस आ गई और पूरा गांव वाला धावित के खिलाफ गवाही दे रहा था। फिर उसको कोर्ट में 10 साल का जेल हो गया। इधर उसकी भावना, उसकी पत्नी को सभी गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया। उसकी माँ ने उसे अपने घर लेकर चली गई। सब लोगों से माफ़ी भी मांगी, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अविनाश और हतीश का दिल नहीं मान रहा था कि धावित कोई ऐसा काम कर सकता है। आप लोग साल बाद वो जेल से बाहर निकल गया। दोनों दोस्त अविनाश और हतीश उसे लेने आए, लेकिन वो नज़र उठा के उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो पत्थर दिल हो गया था। धावित दोस्त गले तो मिल ले यार, हतीश ने उसके पास जाते हुए बोला।
वो हाथ दिखा के रोकते हुए बोला, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही कोई मुझे जानता है, ना ही मैं किसी को जानता हूँ। ये क्या बोल रहा है यार, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं यार, ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो। तुमने अविनाश ने धवित को समझाना चाहा, लेकिन बीच में ही वो रोकते हुए धवित बोला, जिस दिन मेरी बीवी बच्ची और मुझे गांव वालों ने बाहर निकाला, उसी समय मेरा सारा रिश्ता खत्म हो गया। आस कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सब कुछ छोड़कर शहर वाले रास्ते पर चला गया। 5 साल बाद की कहानी। 5 साल मेहनत करने के बाद धवित ने एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो गया, जो नेशनल कंपनी ऑफ कपूर का CEO हो गया। धवित अपने प्राइवेट जेट से बाहर आता है, चारों तरफ से बॉडीगार्ड से घिरा हुआ। धवित अपनी कार की तरफ बढ़ता है। धवित अपनी कार में बैठा हुआ था कि अचानक से किसी का फोन आता है। वो फोन उठाता है और बोलता है, हेलो। हमने उसके बारे में पता कर लिया है, वो आपके दोस्त आकेश का बेटा है, उसी ने कंपनी में रह के घोटाला किया। हम कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला, मैं एयरपोर्ट में हूँ, बस 30 मिनट उसे रोक के वहीं रखो, मैं आ रहा हूँ। जी सर। ये बोल के वो आदमी फ़ोन काट देता है। आकेश का एक ही बेटा था, उसका नाम अक्की था। उसको प्रकाश ने उसके पिता की मौत के बारे में बता करके धावित के खिलाफ भड़का दिया था, जिससे वो धावित से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। और हंसा और उसका भाई भुवन, जो कि कभी मिनिस्टर हुआ करता था, लेकिन पार्टी कमान ने उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया था। वो सभी मिलकर अक्की को बहकाते रहते थे, लेकिन उसे क्या पता था धावित ने कितना संघर्ष किया है, तब जाकर ये मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन उसे था कि कैसे भी बर्बाद करना है। प्रकाश अपने बेटे की मौत का बदला धावित से लेना चाहता था। जो गलती उसने की नहीं थी, उसकी सजा वो उसे देना चाहता था। हंसा अपना गलत काम करता था, जिससे उसे पुलिस को ना जाने कितनी ही घूस देना पड़ता था, लेकिन धावित कोई गलत काम नहीं करता था, जिससे उसे किसी भी आदमी या किसी चीज़ से डर नहीं था। इसलिए उसे बर्बाद करने पर दोनों भाई तुले हुए थे। कथित के जन्म की कहानी। का जब जन्म हुआ था, तब धावित जेल में था। भावना तो बच्चे को जन्म देते के साथ ही मर गई। उसे धावित के गम और जुदाई शायद बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब कथित को लेकर उसकी नानी जेल में धावित से मिलने गई, तो उसने बोला, माँ, आप इसे यहाँ से ले जाइए। और बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मानती हूँ कि ये जन्म लेते हुए भावना मर गई, तो इस मासूम ने क्या किया? अगर भगवान को यही मंजूर था, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, आप इसे यहाँ से ले जाइए। मुझे बस ये बताना था कि धावित बोलना चाह रहा था, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रहा था। और क्या बेटा बोली? उसकी माँ बोली, आप इसे ऐसी शिक्षा दीजिएगा कि ये पैसे को कागज का टुकड़ा समझे। मैं नहीं चाहता हूँ कि पैसे के पीछे भागे। धावित ने ऐसा बोला कि इसको ऐसी शिक्षा दीजिएगा कि ये पैसों को कागज का टुकड़ा समझे। भावना की माँ बोली, बेटा, अभी ये 6 दिन का ही है। एक तो इसकी माँ हम सबको छोड़ के चली गई, और अगर इसे अपने पापा का भी प्यार नहीं मिलेगा तो। धावित भावना की माँ को बीच में टोकते हुए बोला, माँ, मैंने आपसे कहा ना, इसे ऐसे बड़ा होना है। जब ये बड़ा होगा, तब तक मैं भी जेल से आ जाऊंगा। बेटा, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगी। भावना की माँ बोली, एक बार आप अपने बेटे को देख तो लीजिए, दिखाई ना इसकी आंखें बिल्कुल भावना की जैसी है। मेरी भावना अगर आज यहाँ होती तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनती, लेकिन भावना ने मेरी भावना को मुझसे छीन लिया। भगवान हमेशा अच्छे के साथ ही बुरा करते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। धावित ने अपनी भरी आंखों से बोला। एक नज़र अपने बेटे को देख के वो अंदर चला गया। उसकी नानी ने उसे सब चीज़ का संस्कार दे रही थी। उसकी नानी एक अनाथ आश्रम में बच्चों की केयर टेकर बनकर काम करती थी। क्योंकि धावित जेल में होने के कारण कोई भी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए इन्होंने अनाथ आश्रम में ही काम करना शुरू कर दिया। सभी बच्चों के साथ कथित भी बड़ा होता गया। वहीं एक उसकी नानी अनाथ आश्रम के बाहर कथित को घुमाते हुए खिला रही थी, तो देखी कोई अनाथ आश्रम के बाहर एक बच्ची को छोड़ गया है। उसकी नानी ने जब इस बच्चे को उठाए, तो पता चला वो एक लड़की थी। कथित 2 साल का हो चुका था, तो उन्होंने कथित को खड़ा किया और उस बच्ची को गोद में ली। जब वो इस बच्ची को
देखी तो वो भी खुश हो गई। वो बच्ची दुधिया रंग की गोरी थी, उसकी आंखें भूरी थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। अभी वो उस बच्ची को गोद में लेकर खुश थी कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अरे ओ आशा, वहाँ गेट के पास क्या कर रही हो? चलो अंदर बहुत काम पड़े हुए हैं। एक औरत बोलते बोलते उसी की तरफ आ रही थी। तो चलिए दोस्तों, कहानी का एंड यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी।